नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, शेयर बाजार इस समय उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रम्प यूएस से टैरिफ के अनाउंसमेंट्स कर देते हैं, कभी अनसर्टेनिटी बाजार में आ जाती है, और कभी कुछ ऐसे अर्निंग्स के या दूसरे कारण होते हैं जब शेयर बाजार वॉलेटाइल हो जाता है। ऐसे में असर आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ता है, असर आपके न सिर्फ स्टॉक और इक्विटी पोर्टफोलियो पे पर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पे भी पड़ता है। तो आज बाजार को पूरी तरीके से समझेंगे। आपके पोर्टफोलियो में आपको बाजार के मूड माहौल को देखते हुए क्या कुछ करना चाहिए, किस तरीके से अपने एसेट्स को एलोकेट करना चाहिए, ये सब कुछ समझेंगे। हमारे साथ आज इस बातचीत के दौरान एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। आईडीआई म्यूचुअल फंड से रोहन कोरडे जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। हाय हेलो। रोहन जी, शेयर बाजार का मूड माहौल देखते हुए सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, कैसे देख रहे हैं बाजार के? क्या वॉलेटाइल है, अनसर्टेन है? अभी कैसा लग रहा है शेयर बाजार का मूड? अगर बाजार को देखें तो अभी भी अनसर्टेनिटी तो है। जैसे हम ग्लोबल मैक्रोज की बात करें या ग्लोबल इवेंट्स जो हो रहे हैं, हम्म। वहां पे काफी सारी अनसर्टेनिटी है। कल ही वापस जो अमेरिका से अनाउंसमेंट आई, यूएस से अनाउंसमेंट आए कि ऑटो इंडस्ट्री पे टैरिफ लगाने वाले हैं। जी। 2 अप्रैल को तो लगाने वाले हैं, उन्होंने पहले एडवांस में इंटीमेशन दे दिया कि क्या करने वाले हैं। हम्म। तो इस 2 अप्रैल को क्या होता है वो भी देखना काफी जरूरी होगा। और ये तो होगी ग्लोबल बात। इसके बाद टैरिफ आने के बाद ग्लोबल सप्लाई चेन पे क्या इम्पैक्ट होता है वो एक जानने में थोड़ा टाइम जाएगा। एक हम्म। एक उसमें भी गुजर सकते हैं कि कहाँ पे सप्लाई चेन डिसरप्शन आ रहा है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे पेनल्टी पड़ सकती है इंडिया को, जिसके वजह से एक्सपोर्ट्स कम हो सकते हैं, या फिर जहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं वहां पे ज्यादा डंपिंग हो सकती है इंडिया में, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी नहीं। ये सब जानने में थोड़ा टाइम जाएगा। सो जी। ये देखते हुए वोलेटिलिटी कंटिन्यू होनी चाहिए कुछ महीनों के लिए। अभी जो हमने रैली देखी पिछले 2 हफ्तों में मार्केट में, वो काफी रिलीफ रैली जैसे ही थी। स्टॉक्स काफी गिर गए थे, निफ्टी भी काफी नीचे आया था, तो वो रैली एक अच्छी रैली थी। लेकिन ऐसे हम मान नहीं सकते कि जो कंसर्न है वो चले गया है। कंसर्न अभी भी है, अभी भी हमें ध्यान रखना होगा। और वोलेटिलिटी कुछ क्वार्टर के लिए तो कंटिन्यू होनी चाहिए। तीसरी इवेंट जो हमारे पास आएगी वो है मॉनसून। अभी तक तो एक्सपेक्टेशन है कि मॉनसून नॉर्मल होना चाहिए। इसमें अगर एल नीनो इफेक्ट नहीं आया, मॉनसून नॉर्मल रहा, तो एक एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इंडियन इकोनॉमी में एटलीस्ट फूड इन्फ्लेशन का कंसर्न नहीं होगा, और इसके वजह से एटलीस्ट हमें देखने को मिले कि रूरल इकोनॉमी पिकअप करे, कंजम्पशन थोड़ा पिकअप करे, और ओवरऑल जंपशॉट मिल सकता है इकोनॉमी को। जी। सर, अर्निंग सीजन भी आने वाला है, बाजार पर असर पड़ेगा? रिजल्ट सीजन अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा। अर्निंग सीजन का 2 अप्रैल के इवेंट के बाद बड़ा सबसे बड़ी इवेंट होने वाली है अर्निंग सीजन। जी। अर्निंग सीजन में हम कॉन्फिडेंस से कह नहीं सकते कि अभी भी अर्निंग ग्रोथ अच्छी होगी फोर्थ क्वार्टर में। हम्म। ऐसे देखा जाए तो कुछ कुछ कंजम्पशन वाले स्टॉक्स या कंजम्पशन वाले सेक्टर्स अभी भी इम्पैक्ट नेगेटिव ही था। हम्म। अगर देखें तो प्राइवेट सेक्टर केपेक्स में हमें ज्यादा कुछ दिखने को नहीं मिला है। अगर बीएफएसआई सेक्टर देखे तो माइक्रो फाइनेंस में, इंडस्ट्री में थोड़ी क्राइसिस टाइप सिचुएशन आ सकती थी। अभी तक खतरा टला है ऐसे हम बोल नहीं सकते। शायद और एक क्वार्टर यहाँ पे कुछ शॉक्स आ सकते हैं, उसकी संभावना है। तो आई थिंक जो फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट रहेगी, फुल ईयर रिजल्ट भी रहेगी, यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है। एक मानना यह रख सकते हैं कि जहाँ पे भी रिजल्ट अच्छा है जिन कंपनी के, वहां पे हमें इमीडिएट अच्छी रिएक्शन दिख सकती है। और सेम टाइम जहाँ पे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे वहां पे काफी सीवियर एडवर्स रिएक्शन देख सकते हैं। और अगर अर्निंग्स की बात करें तो हम पिछले 3 या 4 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 2022 के अर्निंग्स में हमें अपग्रेड दिखा था, 2023 के अर्निंग्स में हमें अपग्रेड दिखा था, 2024 के अर्निंग्स में हमें अपग्रेड दिखा था। प्रॉब्लम हुआ जब 2025 में अर्निंग्स अपग्रेड तो आने की बात नहीं है, बट अर्निंग्स डाउनग्रेड आ गया, हम्म। और उसके साथ 26 और 27 के एस्टिमेट भी डाउनग्रेड हो गए। तो ये जब अर्निंग्स अपग्रेड से अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल शुरू हो गई, उसके साथ हमारा मार्केट भी थोड़ा गिरना शुरू हो गया। हम्म। अब आगे जाके अगर ये अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल चेंज होगी, अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल पे जब जाएगी, तब वापस हमें ऐसे दिख सकता है कि मल्टीपल्स एक्सपैंड हो सकते हैं, और स्टॉक प्राइसेस अप्रिसिएशन ज्यादा तेजी से हो सकता है। तो ये एक ट्रांजिशन है जो हर एक क्वार्टर में हमें देखना पड़ेगा कि हम कन्विंसिंगली बोल पाए कि ये ट्रांजिशन फ्रॉम अर्निंग्स कट साइकिल टू अर्निंग्स अपग्रेड साइकिल में जब जा रहे हैं, वो एक हमें काफी गौर से मॉनिटर करना पड़ेगा। जी।
सर, जब शेयर मार्केट मॉनिटर करने की बात आ रही है तो एफआईआईज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। एफआईआईज की बीच में जो बिकवाली आई उसने बाजार को बहुत बड़ा झटका दिया था। उम्मीद तो यही की जा रही है कि ये जो खरीदारी लौटी है एफआईआईज की, ये बरकरार रहेगी। लेकिन कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर, क्या आउटलुक है? क्या एफआईआई सच में लौट आए हैं बाजार के लिए? ये पॉजिटिव इंडिकेटर लग रहा है? अभी तक हम पूरी तरह से कह नहीं सकते कि ये पॉजिटिव इंडिकेटर है कि एफआई पूरी तरह से लौटा है, क्योंकि हमने जो देखा था कि जो एफआई सेलिंग हुआ, हम्म। ईटीएफ का सेलिंग था और नॉन ईटीएफ का भी सेलिंग था। तो हम्म। ईटीएफ का सेलिंग, जैसे इंडिया का वेटेज उनके इंडेक्सेस में बढ़ जाता है तो ईटीएफ का सेलिंग होता कम होता है, तो ईटीएफ का सेलिंग आता है, बढ़ जाता है तो ईटीएफ का बाइंग आ जाता है। हम्म। तो एक, लेकिन हमने काफी सारे एक्टिव फंड्स का भी सेलिंग देखा, और वो इसके ये रीजन भी था कि मार्केट में वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा थे और अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट आने की शुरुआत हो गई थी। तो जैसे हम्म। मैंने जैसे ये अपग्रेड साइकिल शुरू हो जाएगा तो हम ये भी मान सकते हैं कि ग्रोथ जैसे रिटर्न हो जाती है तो एफआईएस भी वापस आ जाते हैं। तो ये जी। हम पूरी तरह कह नहीं सकते कि एफआईएस की एग्जिट की साइकिल खत्म हुई है। ये हमें अपग्रेड जब इंडिया की अपग्रेड साइकिल जब शुरू हो जाएगी तब हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि ओके, यहाँ से अभी एफआई का इनफ्लो आने की शुरुआत हो सकती है वापस। और जी। अगर हम एफआई की सेलिंग की भी बात करें तो कुछ लिस्टेड शेयर्स से पैसे जा रहे थे, लेकिन उनके दूसरे तौर से दूसरे रूट से, जैसे अनलिस्टेड कंपनीज में या अपकमिंग कंपनीज में या फ्यूचर के हिसाब से जो करते हैं प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वहां से इन्फ्लोज भी आ रहे थे। सिर्फ वो हम्म। मार्केट में नहीं आ रहे थे, वो अनलिस्टेड स्पेस में भी जा रहे थे उनके। एंड जी। एक लॉन्ग टर्म अगर हम व्यू ले कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी जो है, अर्निंग ग्रोथ स्टोरी है, वो काफी इमर्जिंग मार्केट से स्ट्रांग है। हम्म। जैसे एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ सीएजीआर अगले 2 साल में 13 से 15% के बीच में होगा। काफी हम्म। इमर्जिंग मार्केट्स हो या डेवलप्ड मार्केट्स हो जो इस टाइप की ग्रोथ पोटेंशियल ऑफर कर सकते हैं। सो अगर डाउनग्रेड भी अगर आ गया निफ्टी अर्निंग्स में तो भी ऐसे लग नहीं रहा है कि 10% से नीचे जाने चाहिए अर्निंग्स ग्रोथ सीएजीआर। तो हम्म। काफी कम इमर्जिंग मार्केट्स हो या डेवलप्ड मार्केट्स हो, अनलेस उनके डिक्लाइनिंग फेज हो इकोनॉमी का, वो शिफ्ट होता है तो ही अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं, अदरवाइज उनकी ग्रोथ सिंगल डिजिट में ही होती है। वेराज इंडिया की हम मान सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ जब 6.5% हो तो अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कॉर्पोरेट्स की भी काफी अच्छी होती है। और ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आई थिंक एक बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए कि जीडीपी ग्रोथ भी स्ट्रांग रहेगी और उसके वजह से अर्निंग्स ग्रोथ भी स्ट्रांग रहेगी। और जो अपने इन हाउस कंजम्पशन है, जो पॉपुलेशन बेस है इंडिया का, वो एक काफी कॉन्फिडेंस देता है कि अगर एक्सपोर्ट्स में कुछ उतार चढ़ाव हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो भी लोकल मार्केट काफी स्ट्रांग है जहां से हम कंजम्पशन देख सकते हैं। जी। सर, शेयर मार्केट के वैल्यूएशंस पर भी बहुत बात हुई है। शेयर मार्केट के वैल्यूएशंस बीच में बहुत ज्यादा वैल्यूड बताई जा रहा था हमारा बाजार, और ये कहा गया था कि जो गिरावट आई थी वो ज्यादा वैल्यूएशंस के कारण ही आई थी। अभी शेयर मार्केट के वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि बीच में फिर ओवरसोल्ड भी हो गया बाजार। लेकिन अभी अगर देखा जाए मूड माहौल बाजार का, तो क्या वैल्यूएशंस आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं सर? मेरा ये मानना है कि वैल्यूएशन एक आउटकम होता है। अगर हमारी ग्रोथ अच्छी रहेगी तो वैल्यूएशन पिछले 10 साल से हमेशा एक्सपेंसिव लगेगी। हम्म। निफ्टी का वैल्यूएशन ट्रेडिंग बेसिस पे 21 टाइम तक गया था, अभी 22 टाइम पे है। 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे अभी लगभग 20 टाइम है। 2 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे अभी 17.5 टाइम पे है। तो ये वैल्यूएशन अगर हम पिछले 25 साल के एवरेज देखें तो ये काफी प्रीमियम लगेगा, अगर पिछले 10 साल के एवरेज देखें तो भी वन टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन लगेगा, लेकिन पिछले 2-3 साल का एवरेज देखें तो ये नॉर्मल वैल्यूएशन पे आ गया, ऐसे लग सकता है। तो ऐसे हम्म। निफ्टी की रैली के बाद भी हम बोल नहीं सकते कि वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। यहाँ पे ग्रोथ जब आ जाएगी तो वैल्यूएशन और एक्सपांड होने की पोटेंशियल काफी है, लेकिन और यही रहता है हमारा कि अर्निंग्स ग्रोथ दिखनी चाहिए कॉर्पोरेट्स। अगर निफ्टी छोड़ दे और हम मिड कैप इंडेक्स देखें तो मिड कैप इंडेक्स हमेशा ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर चुका है जब से इसका मॉनिटरिंग। ये 10 साल के बेसिस पे वंस अगेन 2 टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन पे दिखेगा, लेकिन हम्म। हम अगर 5 ईयर बेसिस पे देखें तो ये अबाउट 1 टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन पे। और सेम चीज हम कह सकते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। जी। अभी जो ऑप्शंस आ रहे हैं और जो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो भी बदलते रहते हैं। एक टाइम ऐसा था कि निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में काफी सारे पीएसयू बैंक थे जो सस्ते रहते हैं, काफी सारे ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स थे, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स थे, पावर स्टॉक्स थे, जिनकी वैल्यूएशन कम होती है। और उनके बदले में हमें काफी सारे न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स दिख रहे हैं, जो जी। इकोनॉमी वाले स्टॉक्स दिख रहे हैं, जिनकी वैल्यूएशन ज्यादा लगती है क्योंकि उनकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी आई नहीं, अर्निंग्स अदर रिपोर्टिंग अभी आनी है। तो एक हम्म। थोड़ा
हम फंस जाते हैं वैल्यूएशन स्टोरी में कि इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज होते हैं, जो सेक्टर रहते हैं उसके वेटेजेस ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो एक हिस्टोरिकल बेसिस के तौर पे ही वैल्यूएशन कंपेयर करना एक थोड़ा गलत हो जाता है। थोड़ा हमें ब्रेकअप लेना पड़ता है सेक्टोरल का, और देखना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूएंट कैसे चेंज हुए, और वो बेसिस पे हमें कॉल लेना पड़ता है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि थोड़ा बॉटम अप रिसर्च भी करें, रादर देन सिर्फ इंडेक्स बेस्ड वैल्यूएशन देखिए, तो हमारी इन्वेस्टिंग थोड़ी ज्यादा फंडामेंटल बेस्ड होती है और थोड़ी लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड भी हो सकती है। जी सर, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया वैसे तो डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ फैसलों के बारे में, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के जो टैरिफ के इंडिकेशंस हैं, जो टैरिफ लगाने की बातें हैं, उससे कहीं ना कहीं भारतीय बाजार पर बड़ा असर तो पड़ा था, बीच में पड़ा था, हालांकि अब थोड़ा डिस्काउंट हो चुका है वो असर। लेकिन फिर भी ये जो अभी फैसला आया ऑटो पर 25% टैरिफ लगाने का, इंडिया में ऐसे बड़े नाम हैं जो अमेरिका में अपनी गाड़ियां बेचते हैं, जैसे टाटा मोटर्स, स्टॉक पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है, आइशर मोटर्स पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको सर? डोनाल्ड ट्रंप अगर इसी तरीके से टैरिफ लगाते जाएंगे तो भारतीय बाजार को झटका लगने की उम्मीद की जा रही है पूरी पूरी। ऐसे तो एक एक करके हर कंपनी का स्टॉक जो है वो स्ट्रगल करने लगेगा। तो मैं कंपनी स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात बोल सकते हैं कि डायरेक्ट जो एक्सपोर्ट है इंडिया के ऑटो ऑटोस के, वो सिर्फ लगभग 3% के आसपास है, तो ऐसे ज्यादा कुछ एक्सपोजर है नहीं डायरेक्ट ऑटो का। ऑटो एंसिलरी से ज्यादा एक्सपोजर है, और कुछ कंपनी है जिनके मैन्युफैक्चरिंग बेस यूरोप में है, उनके तरफ से एक्सपोर्ट होते हैं, तो वो इम्पैक्ट हो सकता है। तो वो टैरिफ का इम्पैक्ट तो एक रीसेट हो जाएगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो ऑटो एंसिलरी एक्सपोर्ट है वो जो मेक्सिको के रूट से जाते हैं या फिर दूसरे लो कॉस्ट यूरोपियन नेशन से जाते हैं, तो वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि उन्हें कुछ रिलीफ मिलती है, कुछ अलाउंस मिलता है, कि क्योंकि ये एंड कंजम्पशन हो रहा है उनका, वो यूएस कंज्यूमर के लिए हो रहा है, या फिर यूएस भले वो कार हो या वो ट्रक हो, तो वहां पे इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल करना हो तो ये टैरिफ वहां पे इन्फ्लेशन ही बढ़ा सकता है। सेम थिंग हम कह सकते हैं फार्मा के लिए भी, अगर जेनेरिक ड्रग्स पे अगर टैरिफ लग गया तो यूएस कंज्यूमर को ही ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। तो शायद ऐसा भी आगे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़े से उनका जो एटीट्यूड होगा या जो थिंकिंग होगा वो थोड़ा मेलो डाउन हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। एज सच आई थिंक ये जो टैरिफ लगाने की बात थी, उनका ज्यादा डायरेक्शन चाइना और यूरोप की तरफ था। हम बिकॉज इंडिया का डायरेक्ट एक्सपोर्ट था नहीं यूएस के लिए ज्यादा, तो थोड़े इम्पैक्ट इंडिया को हो रहा है, लेकिन मेन एम जो था वो दूसरे रीजन के लिए था। सो शायद हो सकता है कि जो नेगोशिएशन चल रहा है, जो यूएस की टीम आई है और इंडियन मिनिस्ट्री से भी बातचीत चल रही है पिछले कुछ दिनों से, मे बी वहां पे हमें थोड़ा रिलीफ आगे जाके दिख सके। सर बात तो यहाँ पर यूएस के रिसेशन की भी आ रही है। यूएस रिसेशन इंडियन मार्केट्स को ओवरऑल फर्क डाल सकता है क्या? असर पड़ सकता है? ग्लोबल मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा? यूएस रिसेशन तो सभी मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि काफी सारा कैपिटल भी यूएस से आता है, काफी सारा कंजम्पशन, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंजम्पशन है वो भी यूएस में चले जाता है। और ब्रॉडली अगर एक इमीडिएट इम्पैक्ट अगर देखें हम आईटी सेक्टर पे, तो इम्पैक्ट हो ही सकता है अगर यूएस में रिसेशन हो, क्योंकि वो फिर हायरिंग डिले हो जाएगा फिर। लेकिन वो डबल एज होता है, क्योंकि अगर यूएस रिसेशन में चला गया तो वहां पे रेट कट भी जल्दी आ जाएगा, और फिर रिकवरी भी फास्ट आ जाएगी। लेकिन एक मेजर जो इम्पैक्ट आएगा वो तो हर एक मार्केट में आएगा, एंड उसमें इंडिया का भी कोई एक्सेप्शन रहेगा नहीं। फिर हमें वहां पे यील्ड भी देखनी पड़ेगी, करेंसी मूवमेंट भी देखनी पड़ेगी, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कितनी फास्ट इंडिया की रिकवरी आ सकती है। लेकिन एक इमीडिएट टर्म इम्पैक्ट यूएस रिसेशन का हर एक मार्केट में दिख सकता है। जी सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट में तो है इस समय। बाजार में जो गिरावट आई उसका भी असर हमने देखा था। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज भी बहुत ज्यादा डाउन चले गए थे लोगों के। इसलिए हम ये मान के चलते हैं, हमेशा ये होता ही है कि बाजार का इम्पैक्ट सीधे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर भी पड़ता है लोगों के। इस समय जब ये दौर है, जब बहुत सारे लोग जागरूक हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के, निवेश को लेकर के, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने को लेकर के, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था सर लोगों के मुंह पर। ये जो टैगलाइन थी म्यूचुअल फंड्स को लेकर के कि म्यूचुअल फंड सही है, वो एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता था।
बाजार की गिरावट में वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं हिलता हुआ भी दिखा है। लोग ज्यादा कॉशियस हो गए, लोगों के मन में एक तरीके का सवाल पैदा हो गया कि क्या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना सच में सही है। क्या वो कॉन्फिडेंस बाजार की तेजी के साथ लौटा है? क्या बाजार की रिकवरी के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स में भी वो कॉन्फिडेंस लौटता हुआ देख रहे हैं इस समय? बाजार की रिकवरी के साथ तो कॉन्फिडेंस हमेशा वापस आ जाता है, लेकिन एक हमें ये भी देखना चाहिए कि बाजार ये हमेशा ऊपर जाएगा ऐसा नहीं है। बीच बीच में करेक्शंस भी आते रहते हैं। पिछले 2-3 साल में भी थोड़े एक्सेप्शन थे कि बाजार वन में गया ऐसे लग रहा है, लेकिन वहां पे भी करेक्शंस बीच बीच में आ रहे थे। ऐसे नहीं कि करेक्शन बिल्कुल आया नहीं था। तो जब बाजार में करेक्शन आता है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, और पैनिक में कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर देखें तो म्यूचुअल फंड के रिटर्न या फिर निफ्टी के रिटर्न की बात कर सकते हैं। निफ्टी के रिटर्न जनरली काफी अच्छे रिटर्न हो जाते हैं। जो सीएजीआर रहता है वो जनरली काफी अच्छा रहता है, डबल डिजिट में भी रह चुका है प्रीवियसली। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी अगर बाजार गिरे तो ऑफकोर्स थोड़ा एनएवी में गिरावट आ सकती है, लेकिन जैसे रिकवरी आती है तो उस हिसाब से फिर एनएवी में भी रिकवरी दिखती है और इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो भी वापस अच्छे अच्छे लेवल पे चले आता है। सो एक है कि हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए इन द लॉन्ग टर्म इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी जब तक अच्छी कर रही है तो तब तक कैसे बीच में शॉक आए तो ये या गिरावट आए मार्केट में, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है अच्छे स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे लेने के लिए। तो हमारा ये मानना है कि एक अपॉर्चुनिटी होती है एज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। हम तो अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते ही है, बट इन्वेस्टर्स भी अगर ये अपॉर्चुनिटी ले फिर वो या तो म्यूचुअल फंड में डाले, या अगर उनका नॉलेज अच्छा हो तो खुद स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ तक गिर सकते हैं। और अगर नॉलेज अच्छा हो किसी इन्वेस्टर का तो ये देखना चाहिए कि वैल्यूएशन ठीक है, अगर आउटलुक ठीक है तो या फिर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अच्छा है लगे तो उस स्टॉक या पोर्टफोलियो में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए अगर गिरावट दिखे तो। और जी। और एक अपने खुद के गोल्स भी हर एक इन्वेस्टर को याद रखने चाहिए कि वो क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए है कि वो टैक्टिकल कर रहे हैं। अगर वो उनके माइंड में गोल हो, अगर कितने साल बाद उन्हें विड्रॉ करना है वो सब उन्हें अवेयरनेस हो, तो एक ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है इन्वेस्टर्स को, फिर वो म्यूचुअल फंड हो या डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। जी सर, वैसे मैं आपसे अगला सवाल ही स्ट्रैटेजी पे लेने वाली थी, लेकिन आपने काफी कुछ समझा ही दिया कि ऐसे समय में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके चलना चाहिए। सर, स्ट्रैटेजीज तो ठीक है, लेकिन एक टर्म हमेशा म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ सामने आता है, वो है एसेट एलोकेशन का। अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में किस तरीके से एसेट्स एलोकेट करने चाहिए, किस तरीके के फंड्स को कितने प्रपोर्शन में रखना चाहिए, ये आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे। क्योंकि निवेशक अभी भी कई ऐसे निवेशक हैं जो नए निवेशक हैं बाजार में, जिनको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता कि किसमें कितना निवेश करें, किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाएं। तो ये आसान भाषा में आपसे डिटेल में समझना चाहेंगे। एक होता है कि इन्वेस्टर अगर नया हो और ज्यादा जानकारी ना हो तो एक सिप भी करना चाहिए ताकि उनको मार्केट के टाइमिंग की कुछ कंसर्न नहीं हो। तो ऑटोमेटिकली अगर मार्केट नीचे जाएगा तो इन्वेस्टमेंट होती रहेगी, उन्हें उन्हें ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे, और मार्केट ऊपर जाएगा तो बेनिफिट होगा। जो इन्वेस्टर जिनका लॉन्ग टर्म आउटलुक होगा वो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे रिटर्न अच्छे बनेंगे, लेकिन साइकिल भी ज्यादा डीप हो सकता है इनमें। तो वो डीप साइक्लिकल होने की वजह से कभी कभी हो सकता है कि रिटर्न बनने में थोड़ा टाइम लगे, और होल्डिंग पावर होनी चाहिए उन्हें। तो जिनका लॉन्ग टर्म आउटलुक है उनको डेफिनेटली मिड कैप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन जो रिटायरमेंट के नजदीक हो या जिनका शॉर्ट टर्म आउटलुक हो वो लार्ज कैप फंड से हाइब्रिड फंड में रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे कैपिटल प्रोटेक्शन इन अ फॉलिंग मार्केट ज्यादा मिलेगा इन्वेस्टर्स को। तो एक खुद के टारगेट, जैसे मतलब खुद के टारगेट्स बनाने चाहिए कि गोल्स होने चाहिए, और एक मिक्सचर होना चाहिए लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स का और हाइब्रिड फंड्स का भी, ताकि उनके प्रॉपर गोल्स मीट हो पाए। ये एट यंगर एज आपके रिस्क प्रोफाइल, रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा हो सकती है। एट अ लेटर एज इन स्टेज इन योर करियर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ी कम हो सकती है। तो उस हिसाब से आपका हाइब्रिड और लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ सकता है एट अ लेटर स्टेज ऑफ योर करियर। एट अ इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर आपका मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन ज्यादा हो सकता है, ताकि आपके रिटर्न्स ओवर लॉन्ग टर्म काफी अच्छे बन सके।
सर, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप की जब बात करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है, जब हम बातचीत करते हैं एक्सपर्ट से, तो वो कहते हैं कि आप अपना नजरिया थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म का रख रहे हैं तो लार्ज कैप भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी हमने हाल ही में देखा था, जब बाजार में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ी थी, तो मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सफर करते हुए दिखाई दे रहे थे, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसे समय में जब बाजार में इस तरीके का माहौल होता है, तो क्या ऐसा नहीं है कि हमें मिड कैप या स्मॉल कैप में अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा कम करना चाहिए या थोड़ी दूरी बनानी चाहिए? ऐसे मूड माहौल में क्या होना चाहिए स्ट्रैटेजी? काफी टाइम ऐसे होता है कि जब मार्केट करेक्शन होता है, इनिशियल फेज करेक्शन का हो जाता है और रिएक्शन टाइम काफी कम होता है। तो ऐसे समय में ऑलरेडी अगर पोर्टफोलियो नीचे गया हो तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप से शिफ्ट करके लार्ज कैप में जाए। तो होता है कि जब रिकवरी दिखती है पोर्टफोलियो में या स्टॉक मार्केट में, तो आप रिकवरी कैप्चर नहीं कर पाते। आपने पेन तो अपने पोर्टफोलियो में ले लिया, लेकिन आप रिकवरी का बेनिफिट फिर ले नहीं पाते हो। इसलिए ज्यादा स्विच इन स्विच आउट करने से मेरा ये मानना है कि आप ज्यादा अ, जितना चाहिए उतना इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनेगा, थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इन्वेस्टर के रिटर्न प्रोफाइल पे। इसलिए एक आपका मिक्सचर रहेगा अगर लार्ज मिड स्मॉल का आपके पोर्टफोलियो में, तो फिर आप अलोकेशन फिर शायद थोड़ा अलग कर सकते हो। आप किससे क्या एसटीपी कर सकते हो लार्ज कैप में, जब मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। और फिर जब मार्केट करेक्शन कंप्लीट होता हुआ दिखे आपको, तो आप लार्ज और मिड का अलोकेशन भी बढ़ा सकते हो। लेकिन स्विच इन स्विच आउट करोगे आप, अगर मिड कैप स्मॉल कैप से पूरी एग्जिट मारोगे, तो आपको रिकवरी में जो अपसाइड कैप्चर होती है मिड कैप स्मॉल कैप में, वो आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि ज्यादा स्विचेस अगर करोगे आप कैटेगरीज से या फंड से, तो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर का उतना अच्छा नहीं होगा जितना हम्म। लॉन्ग टर्म की वजह से होगा। जी। सर, वैसे अगर फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें हम आपसे, तो फ्लेक्सी कैप फंड्स किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है? क्या फ्लेक्सी कैप में पैसा लगाना ज्यादा बेनिफिशियल होता है हाइब्रिड फंड्स के मुकाबले? जानना चाहूंगी, क्योंकि हाइब्रिड फंड्स बहुत पॉपुलर है। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फिर भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन दिखता है, लोग थोड़ा समझ नहीं पाते शायद इस फंड को, तो अगर उनको समझना चाहें तो कैसे समझें? तो हाइब्रिड फंड्स तो थोड़े डिफेंसिव नेचर के होते हैं। वहां पे हम्म। फंड मैनेजर का अगर बैलेंस एडवांटेज फंड हो या एग्रेसिव हाइब्रिड हो, तो उनकी डेट एक्सपोजर बढ़ा भी देते हैं ना फॉलिंग मार्केट। फ्लेक्सी कैप एक ऑल वेदर फंड हो जाता है, जो आइडियली लार्ज कैप से अच्छा रिटर्न दे पाए, और लार्ज कैप इतना डिफेंसिव भी नहीं होता है। सो ऑफकोर्स प्रोफाइल ऑफ फ्लेक्सी कैप जो है, वो थोड़ी ज्यादा पोटेंशियल टू जनरेट रिटर्न है। और वहां हम्म। पे मैनेजर खुद कॉल ले सकता है ये लार्ज कैप बढ़ाने के लिए या मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ाने के लिए। तो वो एक मिडिल अप्रोच हो जाता है कि आप लार्ज कैप ना करें और लार्ज कैप के रिलेटिवली लेस रिटर्न ना एक्सेप्ट करें, और मिड कैप स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी भी ना आपको लेनी हो, तो फ्लेक्सी कैप उस कैटेगरी में अच्छी तरह बैठ जाता है। इसलिए वो जी। एक कैटेगरी और वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटेगरीज भी बन चुका है। जी। सर, वैसे अगर देखा जाए तो अभी कौन से सेक्टर्स और थीम्स पर आप बुलिश होंगे इस समय? आइडिया म्यूचुअल फंड कहाँ दब पे दाम लगाने की इस समय सलाह देगा निवेशकों को? सो हमारे फंड में जो सेक्टर्स हमारे ओवरवेट है, वो पावर पे हम ओवरवेट है। हम्म। हम कंजम्पशन एज अ थीम हमें लगता है कि आगे जाके काफी अच्छा करना चाहिए, हम्म। क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस था पिछले 10 सालों में, वो केपेक्स पे ज्यादा था। अभी अगर हम पिछले 2 बजट देखें, तो उन्होंने डिमांड साइड इकोनॉमिक्स की भी बात की, जैसे टैक्स टैक्स ब्रैकेट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, तो ज्यादा पैसा है लोगों के पास खर्चा करने के लिए। हम्म। जॉब एंट्री लेवल की बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वहां से भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमें बेनिफिट दिखना शुरू हो जाएगा। तो एक डिमांड साइड भी अभी हो जाएगी। सप्लाई साइड पे काफी सारी बात गवर्नमेंट ने की, बजट में प्रोविजन भी किए, पीएलआई जैसी स्कीम्स भी लाई। अभी डिमांड साइड से वो सब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाने के चक्कर में भी है। तो हम्म। कंजम्पशन भी काफी अच्छा करना चाहिए। जी। और एक जो हमें थीम लगता है कि हेल्थ केयर थीम जो है, वो भी एक काफी लॉन्ग टर्म थीम हो सकता है इंडिया के लिए। हम्म। जो टैक्स का एक इवेंट बाइनरी रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर हम हेल्थ केयर सिर्फ फार्मा नहीं होता, हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स भी आते हैं, डायग्नोस्टिक्स भी आते हैं, हम्म। वेलबींग, ओवरऑल वेलबींग भी आता है। तो एक एज अ थीम ये भी काफी अच्छा कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कॉन्ट्रा अगर एक सेक्टर देखना हो, तो हमें लगता है कि केमिकल से कॉन्ट्रा सेक्टर बन सकता है, जहाँ पे अर्निंग्स रिकवरी पिछले 2 साल से लोगों को लग रहा है कि अर्निंग्स रिकवरी आए, लेकिन 2 साल से डिसअपॉइंटमेंट कर चुके हैं। वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर अर्निंग्स ग्रोथ आ जाएगी, तो वैल्यूएशन हाइंडसाइड में सस्ते लगेगी, अभी हम्म। महंगे। तो एक वो कॉन्ट्रा थीम बन सकता है केमिकल्स। तो ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे हम पॉजिटिव नजरिए से देख रहे हैं। जी। सर, डिफेंस एज अ थीम कैसा लग रहा है इस समय? डिफेंस में दाम लगाने का समय है क्या ये?
डिफेंस में सिलेक्टिवली ऑफ कोर्स देख सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशंस काफी एक्सटेंडेड है अभी भी डिफेंस सेक्टर में। काफी सारे स्टॉक जो करेक्ट हुए थे वापस पुराने लेवल पे आ गए इस रैली में, इसलिए फ्रेश पॉजिटिव ऑन डिफेंस थोड़ा अभी नहीं कर सकते। अगर करेक्शन दिखे हमें अगले एक दो क्वार्टर में, तो फिर डिफेंस वापस अच्छा हो सकता है। लॉन्ग टर्म के बेसिस पे डिफेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रैंक के बाद ऐसे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि अभी डिफेंस से हम दूर रह सकते हैं। जी सर, अगर थीम्स और सेक्टर्स की बात करें तो कई ऐसे निवेशक हैं जो थीमेटिक फंड्स की जब बात आती है तो फंस जाते हैं। उनके जो पोर्टफोलियो है वो शायद थीम सही से चुन नहीं पाते, इस तरीके से निवेश नहीं कर पाते कि उन्हें बेनिफिशियल थीम्स मिल सके उनके गोल के हिसाब से। थीमेटिक फंड्स अगर आपको चुनने हो तो क्या स्ट्रैटेजी लेकर के चुनना चाहिए, ध्यान में क्या रखना चाहिए? तो थीमेटिक फंड एक होता है कि हमें ये देखना चाहिए कि थीमेटिक फंड जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी सेक्टर चल चुका है कि नहीं। काफी बार इन्वेस्टर सेक्टर अच्छा कर रहा है इसलिए थीमेटिक फंड में यूज करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थीमेटिक में थोड़ा कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर कोई सेक्टर अच्छा नहीं किया है तो उस थीमेटिक फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, भले ही आपको 6 महीने या 12 महीने का पेन लेना पड़े या रिटर्न ना दिखे, लेकिन बिकॉज आपने पेन पहले ही ले चुका है, आपको बाद में रिटर्न दिखने के चांसेस ज्यादा मिलेंगे। अगर हम थीम जब फेवर में हो या फिर सब लोग उसी थीम के बारे में बात करें, तो ये भी काफी अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि वो स्टॉक्स उस सेक्टर के ऑलरेडी चल चुके होते हैं, तो फिर आपका इमीडिएट रिटर्न नहीं बनता है। आपको पॉसिबिलिटी होती है कि इनिशियल फेज में आपको नेगेटिव रिटर्न भी दिख सके अगर उस सेक्टर के स्टॉक्स चल चुके हैं। तो फिर ये नहीं है कि पैसा नहीं बनेगा, हम्म। वो डिले ज्यादा होगा। अगर आप सेक्टर नीचे है आप बाय करोगे तो मे बी 6 महीना 12 महीना रुकना पड़े। सेक्टर ऊपर है और आप बाय करो तो इनिशियल अपसाइड दिखे आपको, लेकिन बाद में कुछ रिटर्न ना बने, फिर वो साइकिल आप पूरी साइकिल फिर नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, तो साइकिल ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है आपकी। तो इसलिए थीमेटिक फंड में एंटर करने से पहले निवेशकों को थोड़ा कॉशियस होना चाहिए और सेक्टर परफॉर्मेंस ही देखना चाहिए। जो अच्छा कर रहा है सेक्टर उसमें टेंडेंसी होती है सबकी इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन काफी बार उस सेक्टर की फिर वैल्यूएशन भी हाई होते हैं, तो थोड़ा कॉशन ही लेना चाहिए। और अगर हम थीमेटिक में कोई सेक्टर अच्छा करे तो ऑलरेडी वो बाकी स्कीम्स में भी, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप फ्लेक्सी कैप सब भी वो स्टॉक्स तो होने ही वाले हैं, तो आप उस बेसिस पे आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। लेकिन थीमेटिक में क्या होता है कि फिर उस सेक्टर के स्टॉक आपको 80% रखने पड़ते हैं, उनको हाइडिंग स्पेस होती नहीं है। हम्म। बाकी सेक्टर के फंड, बाकी थीम के फंड एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन थीमेटिक फंड को आपको 80% उसमें रखने ही पड़ते हैं, तो डाउनसाइड भी काफी सारी कैप्चर होती है। इसलिए थोड़ा रिसर्च करके लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, निवेशकों को खुद का रिसर्च करके सेक्टर परफॉर्मेंस देख के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सर वैसे अगर आपसे पूछें कि किसी निवेशक को सजेस्ट करना हो कि आप अपने पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, हालांकि आपने समझाया कि एसेट एलोकेशन कैसे करना चाहिए, लेकिन अगर आपसे पूछें तो हाइब्रिड फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, थीमेटिक फंड्स, कौन से फंड्स ज्यादा बेहतर होते हैं? अगर आपके पोर्टफोलियो में कौन से फंड्स को ज्यादा रखें इस समय? आज के दिन में अगर थीम देखें तो हमें लगता है कि कंजम्पशन एक थीम है जो अच्छा कर सकता है। हम्म। कंजम्पशन बॉटम पे है, आगे जाके रिकवरी दिख सकती है। अर्बन कंजम्पशन में पिछले कुछ क्वार्टर से स्लो डाउन दिखा है, तो ये हम्म। रिकवर हो सकता है, तो एक कंजम्पशन थीम अच्छा कर सकता है। हम्म। अगर ओवरऑल हम सिलेक्शन देखें तो आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके साथ बैलेंस के लिए फ्लेक्सी कैप और एक हाइब्रिड फंड हो तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। और जी। थीमेटिक, आइदर आप एक थीम पकड़ के 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करें, या फिर आप जो जो सेक्टर या जो थीम आगे जाके परफॉर्म करने वाला है और पिछले कुछ महीनों में किया नहीं है उसमें आप निवेश करें, तो मेरे हिसाब से कंजम्पशन वो एक थीम हो सकता है अपना। जी सर, एक बहुत बड़ा ट्रिगर और आने वाला है बाजार के लिए, उस पर भी बात करेंगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। बाजार इसको भी बहुत ज्यादा ट्रिगर की तरीके से देख रहा है, इसको भी रडार पर रखा हुआ है बाजार ने, फोकस बहुत है। आरबीआई पॉलिसी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस समय बाजार, किस तरीके से आरबीआई पॉलिसी को देख रहे हैं आप लोग? आई थिंक थोड़ा में भी वेट करना पड़ेगा, अगले हफ्ते क्या होता है देखते हैं। टैरिफ का उस बेसिस पे शायद थोड़ी पॉलिसी मॉडिफाई हो, लेकिन रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन तो है। अ, एक से ज्यादा रेट कट तो आइडियली होना चाहिए इस साल में। हम्म। तो आगे जाके अभी वही देखना है कि कितने क्वांटम आता है रेट कट का, और
कितने का रेट कट आता है, लेकिन एक करेंसी मूवमेंट, बॉन्ड यील्ड सब 2 अप्रैल के बाद कैसे होते हैं वो देखना पड़ेगा। उसके बाद आई थिंक थोड़ा फर्म व्यू ले सकते हैं आरबीआई पॉलिसी पे। सर लेकिन अगर रेट कट की एक्सपेक्टेशन बाजार लेकर के चल रहा है और ये रेट कट नहीं होता है, फॉर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर नहीं होता है, तो क्या बाजार में स्लो डाउन देखने को मिल सकता है? हाइपोथेटिकली अगर रेट कट नहीं हुआ तो प्राइवेट केपेक्स पुश करना शायद थोड़ा और डिले हो सकता है, जो कि हम्म। मुझे नहीं लगता कि एज अ पॉलिसी गवर्नमेंट चाहेगी। पिछले कुछ सालों में पब्लिक सेक्टर केपेक्स का काफी इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है, प्राइवेट सेक्टर केपेक्स इतना हुआ नहीं है। तो हम्म। अगर प्राइवेट केपेक्स कुछ करना है और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, फूड इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं है, फ्यूल इन्फ्लेशन भी ज्यादा नहीं है, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है गवर्नमेंट को रेट कट करने के लिए। रेट कट नहीं हुआ तो एक प्राइवेट केपेक्स का एक्सपेक्टेशन थोड़ा डिले हो सकता है, और फिर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो 6.5% जीडीपी ग्रोथ वो मान के चल रहे हैं, 3.5 हम्म। 6.5% रेंज में जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, वो फिर हम्म। लोअर एंड ऑफ द बैंड पे आ जाए, ना कि अपर एंड ऑफ द बैंड। जी। रोहन जी, हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में थे जो हमारे व्यूअर्स हमसे पूछते रहते हैं अक्सर अपने पोर्टफोलियो को लेकर के, जो हमने आपके सामने रखे हैं। और मुझे लगता है डिटेल एनालिसिस जो आपने दिया है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे व्यूअर्स के लिए भी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। प्लेजर, थैंक यू फॉर हैविंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो रोहन जी के साथ आज बाजार में क्या कुछ चल रहा है इस पर डिस्कशन हुआ है। आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे बाजार के इन एक्शंस का कितना असर पड़ रहा है ये भी डिस्कस किया है हमने। और आगे क्या एक्सपेक्टेशंस बाजार की हैं ये सब कुछ आज रोहन जी के साथ डिस्कस किया है। हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और देखते रहे पिस्ता।